हेलो बच्चों, प्रयास बैच के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा लास्ट लेक्चर में जहां अपन ने खत्म किया था उसी को आगे की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं, जहां कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की हेल्प से इस चैप्टर को आगे की तरफ रन कर रहे हैं अपन। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन किया था, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया दर निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की गई है, जिसमें बेटा यहाँ प्रोडक्ट है उनके आगे तो प्लस का साइन है, और बेटा रिएक्टेंट होंगे उनके आगे किसका साइन होगा, माइनस का साइन। देखो जहां जहां माइनस का साइन है इसका मतलब बेटा वो सब किसकी तरह काम करेंगे अपने पास में, रिएक्टेंट की तरह। तो सबसे पहले एक कोई रिएक्टेंट था बेटा, इस एक के साथ में अपने को किसका साइन दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है। इसका मतलब ये रिएक्टेंट था, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ में करवाई है बेटा, बी के साथ में करवाई है। और यहाँ से प्रोडक्ट के तौर पर मेरे को मिलने वाले हैं, एक तो सी मिलेगा और दूसरा कौन मिलने वाला है, डी। अब बेटा अपने को एक चीज पता है कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे क्या करना पड़ेगा, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा ए है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। बेटा बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इधर बेटा सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और बेटा डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 होगा। इसका मतलब बेटा ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसका अपने को जनरल एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो इससे क्या करनी थी अपने को, अभिक्रिया बतानी थी। तो बेटा बहुत आसान सा लेवल का क्वेश्चन था कि जहां जहां माइनस का साइन होगा बेटा, ये माइनस का साइन अपने को किस चीज को बताएगा, ये बताएगा अभिकारक की दर, जिसमें क्या होता है अभी जो अभिकारक होगा उसकी जो सांद्रता होगी वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। इस चीज को बताने वाले माइनस का साइन। और बेटा प्लस का साइन किस चीज को बताएगा, ये अपने को उत्पाद की दर के बारे में बताएगा, उत्पाद की दर। और बेटा अपने को पता है कि उत्पाद की दर होगी, जो उत्पाद की सांद्रता होगी बेटा वो समय के साथ में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी। तो बेटा ऐसे अभिक्रिया देखनी थी जहाँ ए के साथ में तो 4 होना चाहिए था, तो ए के साथ में 4 है, बी के साथ में 1 होना चाहिए था, सी के साथ में 2, और बेटा डी के साथ में कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। ऐसा बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपने को दे रखा है। इसका मतलब ये वो जनरल इक्वेशन है। बेटा सेकंड वाले के अंदर देखो बी और डी है, इसको इसने क्या बना दिया, बी और डी को इसने रिएक्टेंट बना दिया। बेटा अपने को पता है कि जो रिएक्टेंट होगा उसके साथ में माइनस का साइन होना चाहिए, जबकि बेटा डी के साथ में कैसा साइन है, प्लस का साइन। इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड के अंदर ए और बी तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, और सी और डी को क्या बताया इसने, प्रोडक्ट बनाया, लेकिन बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूल गया, इस वजह से ये भी गलत हो गया। बेटा फोर्थ के अंदर तो वही सेम चीज इसने रिपीट कर दी कि बी और डी को क्या बना दिया है, रिएक्टेंट बना दिया है, जबकि बेटा डी किसकी तरह काम करेगा, प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। इसका मतलब तीनों ऑप्शन क्या होने वाले अपने पास में, गलत होने वाले। बेटा ये जो सबसे जनरल फॉर्मूला था कि माइनस का साइन होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला है, बेटा अपने को ध्यान रखना है कि सर यहाँ जो माइनस का साइन होगा वो माइनस का साइन अपने पास में केवल एक चीज को बताता है। माइनस का साइन किस चीज को बता रहा है बेटा, माइनस का साइन इस चीज को बताता है कि ये अभी कारक जो होगा उसकी क्या बताते हैं, दर के बारे में बताता है। बेटा यहाँ जो प्लस का साइन होगा वो किस चीज के बारे में बता रहा है, उत्पाद की सांद्रता या फिर जो दर होगी उसके बारे में अपने को जानकारी देता है। तो बेटा ये जनरल चीजें अगर आपको याद है तो आप इससे आराम से इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 होगा, बी का 1 होगा, और बेटा सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर रखा है, और बेटा डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए यहाँ 3 से इसने क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो बेटा अपने पास में जनरल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मूले से जो इक्वेशन बन के आएगी ये बन के आएगी। इस वजह से आंसर भी कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर होगा। इसके बाद में बच्चों सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि एक अभिक्रिया दे रखी है अपने को, बेटा रिएक्शन को नोट करते हैं अपन कि सबसे पहले एक रिएक्शन दे रखी है कि a+2b है, इससे बेटा 6c+2d का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी कह रहा है कि t=0 पर प्रारंभिक दर है, बेटा वो किसकी दे रखी है, अपने को रेट दे रखी है। यहाँ अपने को रेट किसकी दे रखी है, ए की रेट दे रखी है। इसका मतलब रेट ऑफ ए मेरे को दे रखी है, बेटा उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 2.6 × 10⁻² मोलर सेकेंड इनवर्स, ये दे रखी है। अभी आगे कह रहा है तो t=0 टाइम पर आपको b की जो वैल्यू होगी जिसको दर बोलते हैं बेटा उसकी वैल्यू को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब बेटा एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ a की रेट के बारे में दिया गया है और बेटा किसकी रेट पूछी है, अपने को b की रेट पूछी है। इसका तो जुगाड़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जिसकी दर दी जाए और जिसकी दर पूछी जाए हमेशा उसके रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करना है, बराबर करना है। इसका मतलब मैं एक काम करूंगा, रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए होगा उसको किसके बराबर करूंगा बेटा, मैं
रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी के क्या करने वाला हूँ, बराबर करने वाला हूँ। बेटा ए की जो रेट है वो तो मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है कि सर इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो बेटा इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 2.6 इंटू 10⁻²। मोलर सेकंड इनवर्स दे रखी है। बेटा यहाँ मैं रेट की जगह तो ये वैल्यू रखने वाला हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी रखूंगा 2.6 इंटू 10⁻²। बेटा यहाँ ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दे रखा है, तो 1 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। रेट ऑफ बी मेरे को कैलकुलेट करनी है, और बेटा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इससे डिवाइड कर दूंगा। बेटा इसको क्रॉस गुणा करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 5.2 इंटू 10⁻²। मोलर सेकेंड इनवर्स। बेटा ऐसा ऑप्शन देखना था जहाँ 5/2 होना चाहिए था, तो बेटा ऐसा ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। इसका मतलब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों एक बार इसको नोट करो। इसके बाद में जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, बेटा उस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपने को एक डाटा दिया जाए और उससे दूसरा डाटा पूछा जाए, उस कंडीशन में रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, उसको बेटा हमेशा क्या करना है, बराबर करना है। ये सब चीज़ें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो बेटा इसका जो की पॉइंट था अपने पास में, वो की पॉइंट क्या था कि सर आप कुछ मत करो, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या कर दो, आप बराबर कर दो। तो बेटा यही इसका क्या रहेगा, की पॉइंट रहेगा। तो इस चीज को अपने को नोट करने की जरूरत है। बेटा ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन थी अपने पास में कि सर अपन ने कल डिस्कस किया था, इसके लिए रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, तभी आप इस रिलेशन को क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। तो बेटा इसका सही आंसर कितना होगा, 5.2 इंटू 10⁻², मोलर सेकेंड इनवर्स। बेटा ये सब चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ जो कैपिटल एम है इसका मतलब ये होता है मोल अपॉन जो लीटर होगा, उसी चीज को क्या करते हैं, ये भी रिप्रेजेंट करने वाला है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में था। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि संपर्क विधि द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण, एक रिएक्शन दे रखी है, उसके थ्रू किया जाता है। बेटा जब भी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं, जो SO2 का फॉर्मेशन करते हैं अपन, H2SO4 से SO2 का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें बेटा कॉन्टेक्ट प्रोसेस को अपन क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। तो ये कह रहा है कि आपके पास में इसका निर्माण ऐसे हो रहा है कि इसके लिए इक्वेशन दे रखी है कि 2SO2 था। बेटा इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ में करवाओ, O2 की प्रेजेंस में, मतलब साथ में करवानी है। इससे बेटा एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है 2SO3, जो कैसा प्रोडक्ट होगा, गैसियस प्रोडक्ट होगा। अब ये कह रहा है कि इसके लिए बेटा अभिक्रिया की दर है, ऑक्सीजन की दर दे रखी है, उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, मतलब एक वैल्यू दे रखी है। तो बेटा यहाँ से रेट ऑफ O2 है, वो मेरे को कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसकी मेरे को क्या कर रखी है, वैल्यू दे रखी है। अब ये कह रहा है यहाँ से आप SO2 के विलुप्त होने की दर बताओ। बेटा SO2 क्या होगा, अभिकारक होगा, तो अभिकारक समय के साथ में क्या होगा, विलुप्त होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को रेट ऑफ SO2 बतानी है। तो बेटा वही चीज करनी है मेरे को, वही जनरल फॉर्मूला यूज में लेना है। क्या यूज में लूंगा कि रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, O2 का, इसको बराबर करूंगा मैं रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसके बराबर करना है, SO2 के बराबर करना है। बेटा ये तो मेरे पास में क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला रहेगा। अब इसी का यूज करना आगे की तरफ अपने को। तो जब इसका मैं यूज करूंगा तो बेटा इसका यूज करेंगे तो अपन देखेंगे एक चीज इसके अंदर कि सर सब कुछ दे रखा है आपको, बस वैल्यूज को पुट कर दो। बेटा रेट तो कितनी दे रखी है ऑक्सीजन के लिए, इसकी रेट की वैल्यू दे रखी है मेरे को 2.5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बना। बेटा SO2 की रेट निकालनी है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरे को कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो बस क्रॉस गुणा कर दो, तो 2.5 का डबल कितना होगा, 5। ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁴। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ SO2। बेटा ऐसा ऑप्शन देखना था, यहाँ यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना, यूनिट किस में आएगी, मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स में इसकी क्या होने वाली है, यूनिट होने वाली है। तो बेटा ऐसा ऑप्शन देखना था 5 × 10 की पावर -4। बेटा 5 × 10 की पावर -4 पहला ऑप्शन दे रखा है, तो बेटा यही क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर भी हो जाएगा। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दे रखा है। बेटा फोर्थ ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 की जगह कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। अगर 50 करना है आपको तो पावर एक और बढ़ानी चाहिए थी, 10 की पावर -5 करनी चाहिए थी। बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। बेटा की पॉइंट अपने पास में जो था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बेटा ये आपको जुगाड़ हमेशा याद रखना है। बस इस रिएक्शन के लिए, ऐसा जुगाड़ लगाने के लिए रिएक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। अगर बेटा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, उस कंडीशन में आप लगा रहे हो, तो उससे गलत होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि हेबर जो प्रक्रम होगा उसमें अमोनिया के निर्माण की जो अभिक्रिया होती है, तो बेटा ये तो ऑलरेडी अपने को पता भी होती है कि हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसकी एक अभिक्रिया होती है कि सर N2 गैस होगी, इसकी रिएक्शन आपको 3H2 गैस के साथ में करवानी है, जिससे क्या कर सकते हो आप, 2 मोल अमोनिया का क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। मैं जो NH3 के प्रकट होने की दर है बेटा वो अपने को दे रखी है। यहाँ NH3 क्या होगा, अपीयरेंस होगा। इसकी रेट मेरे को कितनी दे रखी है, रेट ऑफ NH3 है, उसकी वैल्यू बेटा मेरे को दे रखी है 2.5 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये क्या कह रहा है कि S2 के विलुप्त होने की दर आपको क्या करनी है, यहाँ से बतानी है। तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, रेट ऑफ S2 है, उसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। क्या करोगे कि सर कुछ नहीं करेंगे, रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है NH3 का, उसको बराबर करूंगा मैं रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके, S2 के बराबर करना है। अब बेटा इन चार में से 3 वैल्यूज मेरे को दी गई है, तो यहाँ रेट कितनी दे रखी है अमोनिया की, कि सर अमोनिया की रेट आपको दे रखी है 2.5 × 10 की पावर -4। अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। बेटा S2 की रेट तो मेरे को कैलकुलेट करनी है, और S2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ 3 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा 3 से 2.5 को क्रॉस गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से जो रेट ऑफ S2 आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो आएगी, देखो इसको मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो ये 7.5 हो जाएगा × 10 की पावर -4। और बेटा ये 2 को इससे गुणा करूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा ऐसा जब 7.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.75 आएगा, और 10 की पावर कितनी रह जाएगी, -4। तो रेट ऑफ S2 है वो कितनी आ रही है, 3.75 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऐसा ऑप्शन बेटा ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। बेटा यहाँ पे भी मैंने कुछ ही नहीं किया, वो सेम कंसेप्ट अपन बार बार इसके अंदर यूज कर सकते हैं। बस क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होगी बेटा वो क्या रहेगी, चेंज रहेगी। बेटा ये क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये जेईई मेंस के अंदर अभी रिसेंटली 2019 के अंदर पूछा गया है। तो बेटा इतना लल्लू क्वेश्चन जो है आपको जेईई मेंस के अंदर पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि सर सबसे पहले क्या चीज़ याद रखोगे कि सबसे पहले रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस अभिक्रिया होनी चाहिए। तो बेटा ये कंसेप्ट लगाने के लिए बस एक ही चीज़ याद रखो कि रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूजफुल रहेगा। बस ये चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो बेटा वैसा ऑप्शन नंबर 3 अपने को दे रखा था। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। बेटा एक बार खटाखट नोट करो इसको। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस अपने को करने हैं क्योंकि यूनिट्स वगैरह के इसके अंदर खेल है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप एक इक्वेशन है वो दे रखी है, सर इक्वेशन लिखो आप। यहाँ से एक बार इक्वेशन अपने को लिखने की जरूरत है। तो इक्वेशन क्या है अपने पास में कि सर 2SO2 है, इसकी रिएक्शन आप O2 के साथ में कराओ जिससे 2SO3 का फॉर्मेशन होगा। अभी करें के अनुसार 1.6 × 10 की पावर -3 kg मिनट इनवर्स है।
बेटा इसके बनने की दर है, इसका मतलब मेरे को रेट किसकी दे रखी है बेटा, SO2 के SO3 के बनने की दर है, इसका मतलब रेट दे रखी है मेरे को SO3 की। बेटा उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कि सर उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻³ kg मिनट इनवर्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में ये कह रहा है अतः वह दर जिससे SO2 क्रिया करेगा, तो बेटा SO2 की रेट मेरे को क्या करनी है यहाँ से बतानी है, तो रेट ऑफ SO2 मेरे को कैलकुलेट करके यहाँ से बताना था। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर करनी थी। अब बेटा अपन एक काम करेंगे, किस तरह आप एक काम कर दो ना, रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका SO3 का, उसको बराबर कर दो आप रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका SO2 के बराबर कर दो। बेटा यही सेम फॉर्मूला अपने को यूज करना है, पर अब की बार है ना मेरे को डायरेक्ट रेट की वैल्यू तो दी गई नहीं है, क्योंकि रेट की जो यूनिट होगी वो यहाँ मैच नहीं कर रही है। देखो ये वैल्यू अपने को केजी मिनट इनवर्स के अंदर दे रखी है, इसका मतलब बेटा मेरे को सबसे पहले तो इस वेट से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मोल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट दे रखी है ना आपको, जो इसकी रेट दे रखी है SO3, बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻³ इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे तो बेटे मोल लीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट होगी। तो बेटा SO3 का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो SO3 का मोलर मास कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन। बेटा सल्फर का तो कितना होगा 32, और एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होगा, तो 3 का कितना हो जाएगा 32 48, तो ये कितना हो गया यहाँ से 50 और 30 80, इसका मतलब SO3 होगा उसका मोलर मास कितना होने वाला है बेटा मेरे पास में 80 होगा। इससे क्या कर दूं मैं, इसको डिवाइड कर दूं। बेटा इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब अब क्या कर दिया सर आपने, इसको रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मैं ये काम कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं अपन, तो बेटा एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेंगे जहाँ से इस क्वेश्चन का प्रॉपर आगे की तरफ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों इसको जल्दी नोट करो आप। तो बच्चे यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक है इसी को आगे की तरफ नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं अपन। तो बेटा अपने पास में जो रिलेशन था वो था कि SO3 की रेट को SO2 के क्या करना है, बराबर करना है। तो बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं अपन कि सर एक काम कर लो ना आप वापस, वही काम करो, रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका SO3 का, उसको बराबर कर दो रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके SO2 के बराबर करो। बेटा इसकी रेट अभी अभी कैलकुलेट करके आए कि सर इसकी रेट की जो वैल्यू थी वो कितनी दे रखी थी 1.6 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻³। इसको मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जो कितना रहेगा 80। अब बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है SO3 का, अपने पास में सर SO3 है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे को कितना दे रखा है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो मेरे को कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। और बेटा SO3 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ मेंशन नहीं करता हूँ मैं। इसके बाद में अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी रेट को बराबर करना पड़ेगा रेट ऑफ SO2 के बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा ये रेट SO2 होगी वो इसी के बराबर हो जाएगी। अब बेटा मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इस रेट ऑफ SO2 है ना उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 1.6 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड करिए 80 से जो ऑलरेडी था। और बेटा इसको अगर मेरे को यूनिट को मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटा मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बेटा SO2 का मोलर मास कैलकुलेट करूं तो सर सल्फर का तो 32 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो गया 64। इसका मतलब सर एक काम करो आप 64 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अगर बेटा अपन ऐसा कर रहे हैं
इससे अपन किसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इससे जो मेरे को रेट मिलने वाली है उस रेट की जो यूनिट होगी बेटा वो किसके अंदर होने वाली है, तो सर इसकी रेट की जो यूनिट होगी वो अपने पास में वापस किसके अंदर होने वाली है, केजी के अंदर। यूनिट ऑलरेडी अपने को दे रखी है, तो बेटा यहाँ से यूनिट होगी इसकी, तो फाइनल आंसर अपने पास में क्या रहेगा, इसको अपन जब कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से मेरे पास में जो फाइनल आंसर होगा उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1.28 इंटू 10 की पावर -3 kg मिनट इनवर्स के अंदर रहेगी। बेटा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बेटा ये अपने को इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था कि सर आप एक काम करना था कि अगर आपको रेट है ना वो केजी मिनट इनवर्स के अंदर दे रखी है और इस रेट को आपको चेंज करना है किसके अंदर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के अंदर। तो बेटा मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको क्या करो आप, इसी रेट जो थी इस रेट को आप क्या करो, मोलर मास था उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको रेट के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। क्योंकि बेटा ये जो फॉर्मूला है अपने पास में ये केवल रेट के लिए, मोलर मास वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इस वजह से मैंने ये थोड़े इसके डाटाज को क्या किया, मॉडिफाइड किया। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट करो। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में ये कह रहा है कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, इसके एक के विलुप्त होने की दर है R1 है और बी की जो रेट है वो R2 है। तो R1 और R2 के अंदर क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है। बेटा ये तो बहुत आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। अपने को इसमें रिएक्शन क्या दे रखी है कि सर रिएक्शन दे रखी है एक 2A + 3B था, उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके लिए आपको ये कह रहा है कि जो A होगा उसके विलुप्त होने की दर R1 है। तो आप एक काम करो, A और B के बीच में रिलेशन पूछा है तो एक काम कर लो ना आप, रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A का, उसको बराबर कर दो रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B के बराबर कर दो। अब बेटा क्वेश्चन में अपने को ये ऑलरेडी कह रहा है कि A की जो रेट होगी वो तो कितनी होगी, R1, तो रेट की जगह तो R1 लिख दो। बेटा A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। दूसरा कह रहा है कि B की जो रेट होगी वो R2 होगी, तो बेटा यहाँ R2 रखो। और बेटा B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो बेटा इसको क्रॉस गुणा करो, तो ये क्रॉस गुणा करोगे तो हो जाएगा 3R1 = 2R2। तो बेटा ये मेरे पास में R1 और R2 के बीच का क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ऐसा देखना था कि 3R1 = 2R2। बेटा ऐसा मेरे को ऑप्शन नंबर 1 के अंदर नजर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो बेटे नॉर्मल अपने को जो फॉर्मूला था इसी को क्या करना था, यूज करना था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर एक अभिक्रिया है जिसमें N2 + 3H2 से 2 मोल अमोनिया हो रहा है, तो इसमें NH3 के प्रकट होने की दर अपने को इतनी दे रखी है। तो अभिक्रिया की दर बतानी है। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करनी है अपने को, इसके अंदर कैलकुलेट करना है। इसके बाद में दूसरा क्या काम करना है, H2 के विलुप्त होने की दर क्रमशः अपने पास में होगी। तो बेटा अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अमोनिया और जो H2 है उसी से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं एक बार आंसर क्या रहेगा। तो बेटा रिएक्शन अपने पास में रहेगी कि सर N2 + 3H2, इससे 2 मोल अमोनिया बना दो आप। अब ये कह रहा है कि अमोनिया के प्रकट होने की दर मेरे को कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। इसका मतलब मैं एक जनरल इक्वेशन का क्या कर सकता हूँ, यहाँ यूज में ले सकता हूँ। तो एक बार देखते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन 7 को एक बार ट्राई करते हैं अपन। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर जो इसी का सॉल्यूशन आगे की तरफ देखते हैं अपन। अब ये अपने को कह रहा है कि अमोनिया होगा उसके प्रकट होने की दर मेरे को इतनी दे रखी है। तो बेटा यहाँ से H2 तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वह NH3 का किसके बराबर करूंगा, रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 के बराबर करूंगा। बेटा NH3 की रेट है वो मेरे को कितनी दे रखी है, वो दे रखी है कि सर 2.5 इंटू 10 की पावर -4 दे रखी है वो। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब बेटा आगे की तरफ मेरे को रेट निकालनी है H2 की,
इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 दे रखा है, तो इसको क्रॉस गुणा करूंगा बेटा कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴, और ये बराबर था R/2 के। बेटा इसको क्रॉस गुणा करूंगा तो 2 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी रहेगी, ये रहेगी 3.75 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब आपको क्रमशः बतानी थी, तो बेटा पहले तो अभी की रहेगी दर और दूसरी S2 के विलुप्त होने की दर। बेटा S2 के विलुप्त होने की दर देख लो 3.75 इंटू 10⁻⁴ यहाँ रहने वाली है। बेटा ऐसा अपने को दो ऑप्शन अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दे रखे। अब बेटा वहां से अपने को अभिक्रिया की दर निकालनी थी, तो ओवरऑल अभिक्रिया की दर है वो अपने को इसके अंदर चेक करनी थी। बेटा इन दोनों में से एक ऑप्शन जो होगा उसको आपको ट्राई करना है, बाकी जो अपने पास में रहेगा कि अभिक्रिया की दर है उसको आप क्या कर सकते हो बेटा आप खुद से ट्राई करना, और जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो। तो बेटा आधा काम तो मैंने कर दिया इसका, अब बचा हुआ आधा काम आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी आंसर रहेगा आप मेरे को इसके अंदर वीडियो के लास्ट के अंदर कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हो। तो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को आप नोट करो, इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया निम्न में से, ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया निम्न में से कौन सा कथन अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। बेटा ये अपने पास में रिएक्शन दे रखी है। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि बी के विलुप्त होने की दर ए के बनने की दर की दोगुनी है। बेटा देखते हैं अपन, तो इसमें क्या करेंगे अपन, रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर करना है। तो बेटा इसमें क्या देखना है कि बी की रेट होगी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, और बेटा सी के बीच में रिलेशन बताना है, तो रेट ऑफ सी होगी। बेटा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, सी का 2 होगा, तो इससे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा एक क्रॉस गुणा होगा, तो बेटा मेरे पास में रेट ऑफ सी किसके बराबर होगी, इस रेट ऑफ सी होगी वो होगी डबल होगी रेट ऑफ बी के। बेटा क्वेश्चन में क्या रखे, बी के विलुप्त होने की दर ए के बनने की दर के दुगनी होगी। तो बेटा बी की रेट अपने को निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, रेट ऑफ बी होगी तो वो कितनी हो जाएगी रेट ऑफ सी अपॉन 2। इसका मतलब बी होगा उसके विलुप्त होने की दर होगी वो ए के कंपेरिजन में क्या होने वाली है, दोगुनी होने वाली है। तो बेटा सही नहीं है, बेटा पहला ऑप्शन ही अपने पास में क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि उल्टा बोल रहा है अपने पास में। ये कह रहा है कि बी जो होगा उसके बेटा विलुप्त होने की दर होगी वो ए के कंपेरिजन में कितनी होने वाली है, हाफ होने वाली है। इसका मतलब ये तो दुगनी बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ये कह रहा है कि बी के विलुप्त होने की दर ए के विलुप्त होने की दर का 1/4 होगी। इसको ट्राई कर लेते हैं अपन। बेटा इसका रेट अपने को निकालनी है, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और ए के बारे में बतानी है, तो बेटा ए की रेट अपॉन 4 होगा, ये हो गया। अभी कह रहा है कि बी के विलुप्त होने की दर ए के विलुप्त होने की दर की 1/4 है, तो बेटा रेट ऑफ बी कितनी होने वाली है, तो इसको क्रॉस गुणा कर दो, तो रेट ऑफ बी गुणा 4 इक्वल्स टू रेट ऑफ ए होगी। बेटा यहाँ से अब मेरे को बी के निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, रेट ऑफ बी होगी बेटा वो रेट ऑफ ए के कंपेरिजन में कितने होने वाली है 4। इसका मतलब बी ऑप्शन तो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि डी के बनने की दर ए के कंपेरिजन में कितने होने वाली है, आधी। तो बेटा डी और ए को क्या कर लो, आप कंपेयर कर लो। तो ए की रेट तो कितनी है, इसकी रेट तो ये रहेगी, इसको 4 से डिवाइड करो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इतना है, तो ये तो ए हो गया। अब बेटा डी के कंपैरिजन में चेक करनी थी, तो ये तो रेट होगी डी की, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो गया। बेटा यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये तो 2 ही बच जाएगा इस तरफ। अब बेटा अपने को डी की बनने की दर बतानी थी, इसका मतलब रेट ऑफ डी कितनी हो जाएगी, तो इसको इस तरफ लेके आओ, क्रॉस गुणा करो, तो ये हो जाएगा रेट किसकी, डी की गुणा 2 इक्वल्स टू रेट ऑफ ए होने वाली है। अब बेटा डी की बतानी थी, तो ये डी की बताओगे तो 2 नीचे की तरफ आ जाएगा, इसका मतलब दर आधी रहेगी। और ये कह रहे कि सी तथा डी के बनने की दर क्या होने वाली है, समान होने वाली है। तो बेटा सी और डी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान होगा। तो एक चीज याद रखनी है कि जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू समान हो तब रेट भी क्या होने वाली है, समान होने वाली है। बेटा अगर दो के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान है, इसका मतलब उसकी रेट भी क्या होने वाली है, समान होने वाली है। बेटा ऐसा क्यों, देखो इस चीज का रीजन ये है, जैसे मैंने कहा कि रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का वो बराबर होगा किसके,
रेट अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी के बराबर होगा। अब मैं बोल रहा हूँ ए और सी होगा, उन दोनों के जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट समान है, तो बेटा ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उस कंडीशन में ए और सी की रेट क्या होने वाली है, समान होने वाली है। बेटा यहाँ अपने को सही कथन नहीं है वो पूछा था, बेटा पहला ऑप्शन ही क्या नहीं था अपने पास में, सही नहीं था। बाकी तीनों ऑप्शन क्या होने वाले थे, सही होने वाले थे। इसका मतलब बेटा आंसर भी कौन सा होने वाला है, फर्स्ट आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करो, जिसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं बच्चों। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में रहेगा। 9 ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया मेरे को दी गई है, रिएक्शन नोट कर लेते हैं अपन। रिएक्शन क्या है कि 2a प्लस बी है, उससे 2c प्लस डी का फॉर्मेशन हो रहा है, के लिए निम्न में से कौन सा अभिक्रिया की दर को व्यक्त नहीं करता। बेटा अपने को पता है कि जो भी रिएक्टेंट होंगे, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इसके साथ में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। तो बेटा ये दोनों क्या होने वाले हैं, प्रोडक्ट होने वाले हैं, तो इसके साथ में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आने वाला है। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ये कह रहा है बेटा सी इस अभिक्रिया में किसकी तरह काम करेगा, प्रोडक्ट की तरह। इसका मतलब प्रोडक्ट के साथ में प्लस का साइन आना चाहिए और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। बेटा ये तो अपने को गलत कह रहा है कि सर सी के साथ में माइनस का साइन आना चाहिए। बेटा सी तो यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन नहीं है, प्लस का साइन आने वाला है, तो अभिक्रिया को व्यक्त नहीं करता। तो बेटा पहला ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अपना आंसर होने वाला है। दूसरे में कह रहा है कि बेटा बी के साथ में माइनस का साइन है, तो बेटा बी होगा, वो तो रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट के साथ में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। बेटा डी ऑप्शन अपने पास में जो थर्ड ऑप्शन है उसमें डी प्रोडक्ट होगा, डी अगर प्रोडक्ट है तो साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। इसका मतलब ये भी सही है। और बेटा ए रिएक्टेंट होगा, ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इसके लिए आप रेट कैसे लिखोगे, इसके लिए रेट लिखोगे, दर कैसे लिखोगे कि सर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करो, तो 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया। बेटा रिएक्टेंट इस वजह से साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। बेटा लास्ट वाले तीनों ऑप्शन तो इस चीज को सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन पहले ऑप्शन में माइनस नहीं आना चाहिए था, माइनस की जगह कौन सा आना चाहिए था, प्लस का साइन आना चाहिए था। इस वजह से बेटा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने लिए बोल रहे हैं, बेटा इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क ट्राई करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, बेटा वो अपने को बोल रहे हैं कि एमएन ऑफर के विलुप्त होने की तात्क्षणिक रेट है जिसकी दर की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा I2 के बनने की दर अपने को बतानी है। बेटा रिएक्शन क्या दे रखी है, मेरे पास में रिएक्शन दे रखी है कि 2MnO4 माइनस है, उसकी अभी क्रिया ऐसी कुछ रिएक्शन है, I माइनस के साथ में रिएक्ट कर रहा है, H प्लस बन रहा है, 2Mn प्लस 2 प्लस 5I2 और साथ में 8H2O का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। बेटा KMnO4 है, उसके बारे में जानकारी दी गई और I2 के बारे में पूछा गया, तो मैं क्या करूंगा, वही रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है MnO4 माइनस का, उसको बराबर करूंगा रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसके बराबर करूंगा, I2 के क्या करने वाला हूँ, बराबर करने वाला हूँ। बेटा सब कुछ तो दे रखा है, इसकी रेट मेरे को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 4.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 दे रखा है, यहाँ 2, और रेट ऑफ I2 मेरे को कैलकुलेट करनी थी, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, बेटा 5 दे रखा है। अब यहाँ से मेरे को इसको क्या करना था, कैलकुलेट करना था, तो करते हैं बेटा एक बार इसको कैलकुलेट। तो यहाँ से जो रेट ऑफ I2 होगी वो कितनी होने वाली है, ये होने वाली है 5 इंटू 4.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और इसको मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो बेटा इसको मैं 2 से अगर मैं काटना चाहूँ यहाँ तो 2.5 बार कैलकुलेट होगा। अब 4.5 है, उसको 2.5 से क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो। बेटा एक बार आप इसको ट्राई करो, इसके बाद में जो भी आंसर होगा उसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। तो एक बार इस कैलकुलेशन को आप ट्राई करो एक बार, उसके बाद में आगे की तरफ अपन चलते हैं।
तो बेटा यहाँ पे ने इसको ट्राई किया होगा, जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू 11.4 आएगी और साथ में कितना रहेगा 10 की पावर -3। बेटा ऐसा ऑप्शन देखना था। अगर मैं यहाँ पहले के अंदर बेटा ये 1.1 होगा, 1.1 होगा तो एक पावर क्या करनी पड़ेगी अपने को, कम करनी पड़ेगी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो बेटा इसी को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.14 इंटू 10 की पावर -2 कर सकता हूँ। बेटा यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बेटा ऐसा मेरे को ऑप्शन नंबर 4 के अंदर नजर आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसको आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में इसको क्या कर सकते हो आप SW के तौर पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने बहुत सारे किए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास में एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बारे में ये कह रहा है कि ना आप एक काम करो, एक रिएक्शन है 2N2O4, इससे बेटा एक प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे को 4NO2। इसके लिए अलग अलग टाइप की दर लिख रखी है। सबसे पहले बेटा रिएक्टेंट के लिए जो दर लिख रखी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे अपन, तो सर अपन इसके लिए जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे लिखेंगे डेल्टा N2O4 अपॉन डेल्टा T। बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस के साइन को यूज नहीं करने वाले अपन, चाहिए तो माइनस का साइन लगा देंगे, कोई इश्यू नहीं इतना। और ये बराबर होगा किसके कि सर डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/4 साथ में प्लस का साइन। अब ये कह रहा है अपने को क्वेश्चन में बेटा ऑलरेडी कह रहे हैं इसकी जो रेट होगी डेल्टा N2O4 अपॉन डेल्टा T, उसकी वैल्यू तो कितनी रहेगी के रहेगी। इसका मतलब सर इतने तक की वैल्यू तो क्या रहने वाली है के रहने वाली है, और इस वाले की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है के डेस। बेटा कुछ ही मत करो, अब तो बराबर ही कर दो इनको, इसकी वैल्यू के डेस रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन सर एक काम करेंगे रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, ये बराबर होगा इसकी रेट तो कितनी के डेस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। बेटा ये तो इससे 2 बार कैंसिल, 2 इस तरफ क्रॉस गुणा कर दो, तो यहाँ से के डेस किसके बराबर आ रहा है 2K के बराबर आ रहा है। बेटा ऐसा ऑप्शन चेक करना था जहाँ दो अलग अलग टाइप के रिलेशन है वो चेक करने थे कि सर के डेस होगा वो डबल होगा के का, तो बेटा ऐसा ऑप्शन नंबर बी मेरे को दिखाई दे रहा है कि सर के डेस होगा वो डबल होने वाला है किसका के का डबल होने वाला है। ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है मेरे को, सेकंड ऑप्शन इसके अंदर नजर आ रहा है। बेटा एक बार आप क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको नोट करो। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा रेट लॉ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रेट लॉ रहेगा, इसके बेटा डेफिनेशन को बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लेता हूं, इक्वेशन के तौर पे मैंने ऐसा कहा कि सर मेरे पास में एक इक्वेशन है, इससे मेरे पास में एक उत्पाद बन रहा है, इसके लिए आपको दर लिखनी है। तो बेटा रेट लो है ना, इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो रेट लो होगा वो रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो रेट लो होगा बेटा ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। बेटा रेट लो मेरे पास में कैसी क्वांटिटी रहने वाली है कि प्रत्येक पद प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इसका मतलब रेट लो होगा मेरे पास में एक्सपेरिमेंटल होगा। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। बेटा इसी रिएक्शन को मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके हेल्प से समझाता हूँ। तो एक बार इस क्वेश्चन को अपन अगले पेज के ऊपर लेके चलते हैं, इसी इक्वेशन को। उसके लिए रेट वगैरह मैं लिखना सिखाता हूँ आपको कि जो अपने पास में 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक आता है, जो अपने पास में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है उसके अंदर एक टॉपिक आता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, जिसको अपन लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से जानते हैं। बेटा इक्वेशन क्या थी मेरे पास में कि सर अभी एक इक्वेशन ली थी, इससे आपने उत्पाद बनाया था। बेटा इसके लिए इक्वेशन है, बेटा इस इक्वेशन के हिसाब से आपको रेट लिखनी है, दर लिखनी है, तो कैसे लिखोगे बेटा, वो अपन पढ़ के हैं कि इसके लिए जो दर होगी वो दर समानुपाती होगी जो भी अभिकारक होगा उसकी सांद्रता के, और बेटा इस अभिकारक की सांद्रता
के समानुपाती होगा और पावर में जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको पावर में लगाना पड़ेगा। तो बेटा इस ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्मॉल है, इसको पावर में लगाया। बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, बी, उसको पावर में लगाया। बेटा समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने के बोल दिया, ए की पावर ए और बी की पावर कितनी होने वाली है, बी। बेटा ये अपन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम होगा जिसको अपन लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। बेटा अपन ऑलरेडी पढ़ के कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम होगा बेटा कैसी क्वांटिटी होगी, थ्योरेटिकल नियम है बेटा, थ्योरेटिकल नियम है, इसी वजह से जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पावर में लगा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल इसका सब चीजें नोट अपन कर रहे हैं उसको। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए था, उसको पावर में लगा दिया। 20 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, उसको भी मैंने क्या कर दिया, पावर में लगा दिया। बेटा यहाँ के का क्या मतलब हुआ करता था, यहाँ के का मतलब हुआ करता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको सामान्य नियतांक बोलते हैं। ये सब चीजें अपने को इसके अंदर करनी थी। बेटा जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बेटा ये जो अपने पास में लॉ ऑफ मास एक्शन था, बेटा कैसी क्वांटिटी थी कि सर लॉ ऑफ मास एक्शन मेरे पास में जो था वो एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी थी। इस वजह से जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पावर में लगा रहा हूँ। अगर बेटा यही क्वांटिटी अपने पास में थ्योरेटिकल ना होकर कैसी होती, एक्सपेरिमेंटल होती, तो उस स्थिति में मैं स्मॉल ए तथा बी को घात के रूप में उपयोग नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि बेटा थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं होती। अगर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती इसका मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही पावर में आएगा। इसका मतलब कि सर अगर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती तो जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मैं घात के रूप में यूज ही नहीं कर सकता था। इसका मतलब सर अगर ये क्वांटिटी थ्योरेटिकल ना होकर मतलब एक्सपेरिमेंटल होती, उस कंडीशन में मैं ए को एक्स वाई किसी से भी रिप्लेस कर सकता था, क्योंकि एक्स अगर मानता है इसका मतलब वो वैल्यू अननोन है मेरे पास में। बेटा ये सब चीजें अपने लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर बढ़ गए हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन था बेटा कैसी क्वांटिटी थी अपने पास में, थ्योरेटिकल क्वांटिटी थी। इस वजह से जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसको मैं डायरेक्ट किसके अंदर यूज कर रहा था, पावर के अंदर यूज कर रहा था। अब बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक था अपने पास में रेट नियम। तो बेटा रेट नियम कैसी है अपने पास में, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब सर अब की बार जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको आप पावर के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो बेटा इसके लिए मैं रेट कैसे लिखूंगा, दर इसके लिए कैसे लिखूंगा कि सर दर होगी वो समानुपाती होगी जो भी अभिकारक है उसकी सांद्रता की, दो ए और बी अभिकारक थे और उसकी पावर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा मैंने माना कि ए का जो पावर में होगा उसको तो मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको x मान लिया और यहाँ कितना मान लिया, इसको y मान लिया। बेटा इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट बराबर क्या होगी, k a की पावर x और b की पावर कितनी होने वाली है y। बेटा यहाँ जो k होगा वो भी एक कांस्टेंट होगा जिसको अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बोला करते थे उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी दर नियतांक से। बेटा एक चीज अपने को अभी अभी के लिए याद रखनी है कि यहाँ जो कोएफिशिएंट गुणांक है, यहाँ गुणांक x तथा y, यहाँ गुणांक x तथा y जो स्मॉल a तथा स्मॉल b के बराबर हो भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकते। बेटा लास्ट स्लाइड के अंदर अपन ने क्या देखा था कि सर इसके अंदर अपन ने देखा था कि लास्ट स्लाइड के अंदर द्रव्यानुपाती की रेनी में एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी थी। इसका मतलब थ्योरेटिकल है तो जैसा दिख रहा है वैसा होगा, इसका मतलब ए और बी होगा, वो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में लगा सकता हूँ। लेकिन बेटा मेरे पास में जो रेट लो होगा, बेटा ये रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है। तो मैंने ये माना कि जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको x मान लिया, इस वाले को y मान लिया। बेटा x और y होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, मान होगा, बेटा a और b के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। अब कौन सी जगह बराबर होगा, कौन सी जगह बराबर नहीं होगा, इन सब के बारे में अपन अलग से डिस्कस करने वाले। बेटा यहाँ एक कांस्टेंट था जिसको क्या बोल दिया मैंने, दर नियतांक बोल दिया, कैसे रिप्रेजेंट किया।
बेटा इसके लिए एक चीज अपने को याद रखनी है कि जो दर नियतांक होगा, दर नियतांक जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ये दर नियतांक केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। दर नियतांक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था बेटा, वो एक तो कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता था और दूसरा जो टेम्परेचर था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दर नियतांक दो चीजों के ऊपर निर्भर करेगा, एक तो तापमान के ऊपर और दूसरा किसके ऊपर, उत्प्रेरक के ऊपर। बेटा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो दर नियतांक होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, केवल तापमान के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, उत्प्रेरक के ऊपर। अब बेटा इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक प्रदर्शन वेग नियम कहलाता है। बेटा प्रायोगिक प्रदर्शन का मतलब है कि अपन किस चीज के बारे में बात करें, एक्सपेरिमेंटल। इस व्यंजन में अभिकारकों का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसकी बेटा रेट थी वो अभिकारक की जो मोलर सांद्रता थी उसके समानुपाती होगा, जिसमें प्रत्येक पद प्रयोग द्वारा क्या करते हैं, जो प्रयोग द्वारा निर्धारित घात के साथ में लगाते हैं। इसका मतलब बेटा एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने ऐसा देखा कि x की वैल्यू a के बराबर थी नहीं, इस वजह से मैंने बेटा a और b को किससे रिप्लेस किया था, x और y से रिप्लेस किया। अब बेटा x और y की वैल्यू a और b के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। ये सब चीजें जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर डिटेल के अंदर क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में जो वेग स्थिरांक है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं बेटा, एक अलग टाइप की इक्वेशन है, उसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, वेग स्थिरांक जो जिसको अपन रेट कांस्टेंट क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे मैंने एक इक्वेशन ली है, बेटा एक इक्वेशन है कि m प्लस एन की इक्वेशन से q प्लस आर का फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा इसके लिए मेरे को रेट लिखनी है, तो जो वेग नियतांक होता है अपने पास में, जो वेग नियम होगा उसमें केवल और केवल अपन किसके बारे में बात करते हैं, जो रिएक्टेंट होगा उसी के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में अपन जनरली बात नहीं करते क्योंकि रिएक्शन की स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं। इसके लिए बेटा मैं रेट कैसे लिखूंगा कि सर आप रेट लिख दो ना, इसके लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अभिकारक की सांद्रता के। बेटा यहाँ अभिकारक कौन था, m, इसकी सांद्रता के समानुपाती, और दूसरा अभिकारक कौन था, n। बेटा अपने पास में जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी थी, इसका मतलब इसके पावर में भी x लगा दो और इसकी पावर में भी क्या कर दो आप, y लगा दो। तो बेटा यहाँ से रेट किसके बराबर होगी, k m की पावर x और n की पावर कितनी होने वाली है, y। बेटा यहाँ k का मतलब क्या था, दर नियतांक। बेटा ये सब चीजें मैंने किस हिसाब से लिखी है, ये सब चीजें मैंने रेट लॉ के हिसाब से लिखी है, दर नियम से। अगर बेटा इसी को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दूं तो मॉडिफाई करके मैं क्या लिखूंगा इसको, इस वाली को अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखना चाहूँ, इसको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम बोलते हैं, तो उस हिसाब से कैसे लिखूंगा, फिर उस हिसाब से रेट समानुपाती होगी किसके, अभिकारक की सांद्रता के, और पावर में उसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना है। तो बेटा उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, स्मॉल m। दूसरा अपने पास में n था, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्मॉल n। यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो बेटा रेट किसके बराबर होने वाली है, k m की पावर स्मॉल m और n की पावर स्मॉल n। बेटा यहाँ k का मतलब क्या होगा, साम्य नियतांक। बेटा दोनों एक ही चीजें हैं, बस फर्क इतना है कि एक थ्योरेटिकल है दूसरा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। बेटा थ्योरेटिकल में जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको पावर में लगाएंगे, जबकि एक्सपेरिमेंट में अपने को पता ही नहीं होता, इस वजह से इनको मैं x और y से क्या करने वाला हूँ, रिप्लेस करने वाला हूँ। तो बेटा ये अपन किसके बारे में बात करेंगे, वेग स्थिरांक है। बेटा ये जो वेग स्थिरांक होगा ये केवल और केवल एक तो तापमान के ऊपर निर्भर करेगा और दूसरा किसके ऊपर निर्भर करने वाला है, उत्प्रेरक के ऊपर निर्भर करने वाला है। बेटा उत्प्रेरक भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एक बार बच्चों आप यहाँ तक इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों ये लेक्चर नंबर अपने पास में 2 था, इसको अपन ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, रेट लॉ को अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया। तो बेटा इस लेक्चर नंबर 2 को अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल का जो लेक्चर होगा इसमें अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में बेटा एक्स और वाई की वैल्यू है वो ए और बी के बराबर कब होगी और कब नहीं होगी, उन सब चीजों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।